हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है 28 अक्टूबर, जिसमें हम करेंगे 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। सो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको डेली बेसिस पे क्विज दी जाती है, जिसमें आपको जो भी वीडियोस आपको दी जा रही है, जैसे आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो है, चाहे ज्योग्राफी की वीडियो, पॉलिटी की वीडियो, सभी के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको क्विज फॉर्म में वहाँ दिए जाते हैं, ताकि आप फिर से अपना अगेन रिवीजन कर सकें। ज़रूर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ें और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और ऑलवेज की तरह हम शुरू करेंगे मोटिवेशन कोट के साथ। आज की क्या है, आई वॉक स्लोली बट आई नेवर वॉक बैकवर्ड। अब्राहम लिंकन का बहुत ही अच्छा सा कोट है कि धीरे चलो, कि मैं धीरे चलूँगा, ठीक है, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के नहीं चलूँगा। तो ऐसे ही होता है लाइफ में। ऐसा नहीं कि हमें रेस में भागना ही है, आप रेस में स्लो भी चल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप चले, लेकिन पीछे मुड़े ना, यानी आप किसी चीज़ को क्विट ना करें। जैसे आपने कछुआ खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी कि खरगोश, आप सभी को पता है, कितना तेज़ दौड़ता, लेकिन फिर भी कछुआ जीत गया था, क्योंकि खरगोश को लगा कि ऐसा होता है ना, जब हम तेज़ भागते हैं हमें लगता है कि हमें सब आने लगता है, तो हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम बहुत अपने आप को समझने लगते हैं। चीज़ें स्लो करो, बट लेकिन कभी भी स्टॉप मत करो, क्विट मत करो, पीछे मुड़ के नहीं देखो, सिर्फ आगे बढ़ते रहो। तो हम भी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ नोटिफाइड अ ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर नेशनल अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम और ड्रोन्स। यानी कौन से देश ने राष्ट्रीय मानव रहित विमान प्रणाली या ड्रोन के लिए एक नीति, एक आप कह लो कि पॉलिसी को क्या किया है, नोटिफाइड किया है। ये कंट्री हो जाएगी, कंट्री है इंडिया। इंडिया के द्वारा ही इस पॉलिसी को किया गया है। ये पॉलिसी क्या करेगी, देखो, ये अलाउ करेगी दोनों, यानी प्राइवेट और जो भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, कि वो कंट्री में ड्रोन ट्रैफिक को मैनेज कर सके, उसको ये एक तरीके से अलाउ देगा, अनुमति देगा ये पॉलिसी। ये जो पॉलिसी होगी, देखो, ये थर्ड पार्टी सर्विसेज को अलाउ करेगा टू प्रोवाइडर्स टू डिप्लॉय हाईली ऑटोमेटेड एल्गोरिथम ड्राइवन सॉफ्टवेयर सर्विस फॉर मैनेजिंग ड्रोन ट्रैफिक अक्रॉस द कंट्री। यानी सीधी सी बात यह है कि देश भर में जितने भी जो ड्रोन्स यातायात होंगे, उनके प्रबंधन के लिए, उनके एक तरीके से जो भी उनके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, उसको तैनात करने की ये अनुमति देगा। ये जो पॉलिसी इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो सिंपली आप लोगों से क्वेश्चन में इतना बोला गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कंट्री कौन सी हो जाएगी, इंडिया ही यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which country will develop container-based mobile hospital that can be moved by rail or air to address a health emergency? पूछा है, देखो, कि कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है कंटेनर बेस्ड मोबाइल हॉस्पिटल को, जिसको कहीं भी मूव किया जा सकता है, रेल के द्वारा भी और एयर के द्वारा भी। अगर मान लीजिए कहीं हेल्थ इमरजेंसी हो गई, अचानक से कहीं आपातकाल हो गया, कहीं ज़रूरत हो गई, तो उन कंटेनर्स को उठा के ले जाया जाएगा। उन कंटेनर्स में पूरी फैसिलिटीज़ होंगी, बिल्कुल जैसे आपको हॉस्पिटल में दी जाती है। ऐसा कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ये जो टेक्नोलॉजी है, देखो, ये जो स्टार्ट किया है ये कंटेनर वाला, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये भी पूछ सकते हैं इसको इन्फॉर्म किसने किया, तो देखो, जो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं करंट में, मनसुख मांडविया, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। और ये जो पूरा प्रोविज़न शुरू किया है, ये अंडर किसके शुरू किया है, प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत। इस टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखो कि मान लीजिए कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ गई अचानक ही, अब हॉस्पिटल तक नहीं जाया जा सकता है, हॉस्पिटल तक ऐसा कह लो कि ज़रिया नहीं है कि हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, तो इन कंटेनर्स को ले जाके वहां पर तैनात किया जा सकता है और सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, दोनों जगह पे ये जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ एशिया ईस्ट एशिया समिट 2021 बी हेल्ड वर्चुअली। और समिट एंड कॉन्फ्रेंस की वीडियो मे बी आज या कल, डेफिनेटली कल तो आपको मिल ही जाएगी, वरना मैं कोशिश करूँगी कि आज ही आपको प्रोवाइड की जाए। तो डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा, बहुत हाईली डिमांडेड टॉपिक था। फाइनली उसका जो कंटेंट है वो प्रिपेयर हो चुका है। आप लोगों के लिए तो हर चीज़ करनी ही करनी है। तो देखिए, यहाँ पे पूछा है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है, इसका कौन सा जो संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो 16th समिट है, ठीक है।
इस 16 समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको अटेंड करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ सकते हैं कि इसमें भारत की तरफ से इस समिट को कौन अटेंड करेंगे, तो मोदी जी से अटेंड करेंगे। जो ईस्ट एशिया समिट है ये प्रीमियर लीडर्स का एक समिट होता है, जो इंडो पैसिफिक के प्रमुख नेता होते हैं उनके जो लीडरशिप है उनमें उनका एक समिट होता है। अच्छा, यहाँ पे बात करें कंट्रीज़ की, अब इंडो पैसिफिक की तो हमने बात कर ली, बट देखो इसमें 10 एशियान मेंबर जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे और ईस्ट एशिया जो समिट है वो उसमें इंक्लूड हैं ये 10 एशियन मेंबर स्टेट्स, जैसे इंडिया, चाइना, जापान हो गया, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है और रशिया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल अटेंड द 18th एशियन इंडिया समिट। ये जो समिट होगा ये बताना है कि किस देश के निमंत्रण पर जो मोदी जी हैं वो इसमें भाग लेंगे, तो कौन से देश के द्वारा इनवाइट किया गया है इंडिया को। सो द आंसर इज ब्रूनेई। ब्रूनेई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये छुपा हुआ है कि ये समिट का कौन सा एडिशन है, ये पूछ सकते हैं, और इनवाइट किसको किया है ये भी पूछ सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया। तो क्वेश्चन पूछने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ आपको वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें हेड ऑफ स्टेट यानी जो गवर्नमेंट ऑफ एशियन कंट्रीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो समिट है वो रिव्यू करेगा एशियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जो एशियान और भारत रणनीति साझेदारी हुई है ना, उसकी स्थिति की क्या करेगा, ये समीक्षा करेगा। अच्छा, बात यहाँ पर किसकी हुई है, यहाँ पे बात हुई है एशियान की, जिसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अगर हम इसकी मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो देखो सबसे पहला तो ब्रूनेई है जहाँ पे जिसने इंडिया को इनवाइट किया है। सेकंड इज़ कंबोडिया, इंडोनेशिया। थर्ड यहाँ पे हो जाएगा लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं एशियान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिया किर्गिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। ये जो डायलॉग हुआ है ना भारत और किर्गिस्तान के बीच में, सिंपली पूछा है कि कौन से शहर में आयोजित की गई है ये पूरे का पूरा डायलॉग। तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसको आयोजन किया गया है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री ने ये डायलॉग किया है, तो किर्गिस्तान ने किया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इंडिया के साइड से लीड किसने किया, तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, और किर्गिस्तान की साइड से जो उनके सिक्योरिटी काउंसिल हैं लेफ्टिनेंट जनरल मारद इमानकुलोव, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से ध्यान रखो, वैसे मोस्टली आप लोगों से भारत की तरफ से ही पूछा जाएगा। दोनों कंट्रीज़ के द्वारा देखो एक स्टेप लिया गया है, किस चीज़ का स्टेप, टू एनहेंस यानी बढ़ावा देना बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, यानी जो द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग है उनको बढ़ाने की, उनको और भी आगे बढ़ाने के जो स्टेप्स लिए जाएंगे उस पर दोनों की दोनों कंट्रीज सहमत हुई हैं। अच्छा, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में से हमें कुछ चीज़ें याद आएंगी, जैसे क्या याद आएगा कि अभी हाल ही में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज हुई और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था, खंजर। और ये एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, 8th एडिशन हुआ था। ठीक है, अप्रैल के टाइम पे एक्सरसाइज हुई थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा इंडिया और जो किर्गिस्तान है ये दोनों ही SCO का मेंबर हैं, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दोनों ही मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो किर्गिस्तान की विजिट पर भी गए थे, तो ये ध्यान रखो। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की रैंक बतानी है। एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, देखो 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट, ये इस रिपोर्ट का टाइटल था। क्लाइमेट से संबंधित ये रिपोर्ट, इसमें भारत की जो रैंक रही है वो 9th नंबर की रही है, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है, तो लंदन एंड पार्टनर्स, और इसके साथ साथ delroom.co के द्वारा इसको जारी किया गया। टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी हैं, पहली है देखो US, दूसरी है चाइना और तीसरी कौन सी है, स्वीडन है। तो ये हैं टॉप 3 कंट्रीज़। आगे बढ़ते हैं, कौन सी स्टेट है जिसने अनाउंस किया है फ्री एजुकेशन उन
वेरीफाइड फैमिलीज़ के लिए जिनकी जो इनकम है वो 1.80 लाख रुपीस पर एनम से कम है, यानी साल में 1.80 प्रति लाख से कम जिन परिवार की आय है उनके लिए फ्री एजुकेशन की जो घोषणा है या आपके लोग की सुविधा है उसकी घोषणा कौन सी सरकार ने करी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा करी गई है। ये जो सुविधा है ना ये दी जाएगी अंडर द गवर्नमेंट्स परिवार पहचान पत्र स्कीम के तहत। इसके उन्होंने देखो हरियाणा के जो सुपर 100 कार्यक्रम हुआ था उसके तहत सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेई एडवांस 2021 को जो पास करा था जिन बच्चों ने, उनके साथ जब उन्होंने बातचीत करी थी उस दौरान ही उन्होंने ये जो घोषणा है वो करी थी। ठीक है, यहाँ पे कौन से स्टेट की बात आई है, तो यहाँ पे देखो हरियाणा की बात आई है। तो चलिए हरियाणा की तरफ चलते हैं। सभी को पता है कि कैपिटल ऑफ हरियाणा इज़ चंडीगढ़, ये तो सभी को पता होगा। और यहाँ पे अगर हम सीएम की बात करते हैं तो सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा देखो और क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ की जो फोक डांसेस हैं उनमें है सबसे पहले देखो धमाल डांस जो कि फागुन में मूनलाइट्स में परफॉर्म किया जाता है। सेकंड है लूर डांस होली फेस्टिवल के दौरान। उसके बाद है छठी डांस, ये नए बच्चे के होने पर सेलिब्रेट होता है। एंड द लास्ट वन इज़ खोरिया डांस। ठीक है, ये वेडिंग्स के दौरान जो है वो परफॉर्म किया जाता है। यहाँ के जो फेमस टेम्पल हैं उसमें सबसे पहले स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, भीमा देवी टेम्पल, माता शीतला देवी टेम्पल और माता मनसा देवी टेम्पल। ठीक है, ये फेमस है कहाँ पे, हरियाणा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है टू सेटअप 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इन द स्टेट, यानी 34 बच्चों के जो अनुकूल पुलिस स्टेशन है उसको स्थापित करने का निर्णय कौन से सरकार के द्वारा लिया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा लिया गया है। अच्छा, उड़ीसा की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि उड़ीसा में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे देखिए नवीन पटनायक की सरकार है और जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल। तो ये तो कॉमन सी बातें होंगी। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पुलिस स्टेशन होंगे ना इनमें बच्चों के लिए जो स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर कुछ स्पेशल लोगोज़ होंगे, कुछ प्लेग्स होंगी यहाँ पे, एज वेल एज बच्चों के लिए छोटे छोटे लाइब्रेरीज भी होंगी। तो ये सभी जो है वो यहाँ पे सुविधाएँ होंगी बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो उड़ीसा से आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे जो फेमस डैम है वो है आपका सबसे फेमस डैम है हीराकुंड डैम। और हीराकुंड डैम जो है ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। सेकंड आप लोग ध्यान भी रख लो इंद्रावती डैम, ये भी पूछ सकते हैं, जो कि इंद्रावती रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, आगे इसके अलावा देखो यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है, कोणार्क सन टेम्पल जिसको ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं, और ब्रह्मेश्वर टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल। महानदी रिवर यहाँ डैम आप देख सकते हो, जालापुर डैम है, यहाँ पे पटोरा डैम है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीराकुंड डैम और दूसरा कौन सा बताया मैंने, इंद्रावती डैम। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट है जो कि पहली स्टेट बन गई है टू अचीव ODF। ये ODF क्या होता है, ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त और इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा के द्वारा जो ये खुले में शौच मुक्त अभियान है, आप कह लो जो ये प्रोटोकॉल है, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा देखो गोवा ही पहली स्टेट बनी थी जो जिसने प्रोवाइड करा था टैप वाटर हर एक घर तक अंडर द हर घर जल मिशन। गोवा ने अचीव किया था 100% टारगेट टू प्रोवाइड फ्री राशन, यानी मुफ्त में राशन देना जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसका 100% टारगेट को अचीव भी किया था गोवा राज्य ने। तो ये सब आपको ध्यान रखना है गोवा स्टेट से। आगे ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को इनॉग्रेट किया है कौन से प्लेस पर। ये इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर, कोलकाता। तो कोलकाता बन गया है पहला मेजर इंडियन पोर्ट, यानी पहला बंदरगाह जहाँ पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इस सिस्टम को लॉन्च किसने किया है या इनॉग्रेट किसने किया, सिंपली तो विनीत कुमार के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो कि SPM के चेयरमैन है। SPM की फुल फॉर्म देखो होती है श्यामा प्रसाद
मुखर्जी पोर्ट, तो इसके चेयरमैन है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पोर्ट है कोलकाता, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करता है पाइवोटियल पोजीशन को, यानी जो वहाँ पे महत्वपूर्ण स्थिति है उसको बनाए रखने में। जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं पिछले 152 ईयर से वो लगातार महत्वपूर्ण स्थिति को बनाए हुए हैं। ठीक है, सिंपली प्लेस का ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। चलिए अब शॉर्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है, HDFC इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने टाई अप किया है टू ऑफर होम लोन्स, मतलब इन दोनों के द्वारा होम लोन्स के लिए टाई अप किया गया। क्वेश्चन सिंपली बन सकता है कि HDFC ने कौन से बैंक के साथ किया, या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन से बैंक के साथ किया। ठीक है, ऐसे बन सकता है, तो दोनों ध्यान रखो। ये जो टाई अप है वो फैसिलिटेट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन को। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप से क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है, देखिए, होम लोन को और भी अधिक सुविधाजनक बनाना कि लोग आसानी से उस चीज़ को ले पाएँ, और उसी उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। अब HDFC बैंक की बात आती है, तो देखो HDFC बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो अगस्त 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। वर्तमान में इसके CEO की बात करते हैं तो कौन है, शशिधर जगदीशन। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने कोलैब किया है गूगल पे के साथ। तो सिंपली ये भी ध्यान रखो किस चीज़ के लिए क्या है, बात करेंगे, बट ध्यान रखो SBI जो जनरल इंश्योरेंस है उसने गूगल पे के साथ कोलैब किया है, यानी एक तरीके से गठबंधन किया है। ये क्या काम करेगा, देखो गूगल प्ले ऐप पे क्विक और हैसल फ्री तरीके से SBI जनरल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उसको ख़रीदने में सक्षम करेगा, यानी आप बहुत इजीली उसको बाय कर सकते हो, क्विकली बाय कर सकते हो, कोई परेशानी इस चीज़ में नहीं होगी। उसके लिए ही SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ कोलैब किया है। ठीक है, ये जो कोलैबोरेशन है ऑल्सो मार्क गूगल पे का ये पहला इस तरीके का अलायंस है विद एन इंश्योरर के इन द कंट्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे SBI की बात आती है, तो SBI की स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी, और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई में। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में इसके चेयरमैन है। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा कि SBI के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, सबसे पहले जो बने थे 1955 में ही, तो उनका नाम क्या था, जॉन मथाई। ठीक है, सबसे पहले चेयरमैन थे। प्रेजेंट टाइम में अभी कौन है, दिनेश कुमार खारा जी। अगला क्वेश्चन है, 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायण्स 101 बर्थडे एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है 27 अक्टूबर को। सो सिंपली आप लोगों से क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो कि जो KR नारायण है उनकी बर्थ एनिवर्सरी कब होती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, या फिर ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये 10th नंबर के रहे हैं, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, 1992 में चुने गए थे, ये 9th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद 1997 में इन्होंने कौन सा पद संभाला, राष्ट्रपति का। ऑल्सो देखो ये पहले मेंबर थे दलित कम्युनिटी के। इनका जो जन्म हुआ था वो 27 अक्टूबर 1920 को केरला में हुआ था, और उनका निधन नवंबर 2005 में हुआ था। वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे ये 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। इसकी जो थीम रही है वो है बिलोंग बी यू। सबसे पहली बार इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। ये दिन देखो जागरूकता फैलाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के बारे में। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है, ये जो थेरेपिस्ट हैं ये प्रोवाइड करते हैं उपचार। कोई भी अगर घायल व्यक्ति है या कोई भी विकलांग पेशेंट है उसको उपचार दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, अगला है देखो कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। ये एक बुक का नाम है जिसको लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। ये बायोग्राफी है कमला हैरिस की, जो कि USA की पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट रही। तो सिंपली ध्यान रखिएगा इनका नेम से ही बुक होगी, और चिदानंद राजघट्टा के द्वारा ये बुक लिखी गई। अगला है देखो तसीसी डांगरेम का। इनका नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, पेन प्रिंटर प्राइज़ भी मिला था इनको, जिन्होंने रिसीव किया है पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021 फॉर किसके लिए, न्यू अलाइनमेंट के लिए, जो कि एक काम है, वर्क है वायलेंस पर इन द कंट्री में। ठीक है, और ये पहली ब्लैक वुमेन है जिन्होंने जीता है जर्मन
पीस प्राइज़, ठीक है। और इसके अलावा इनको पेन पिंटर प्राइज़ 2021 भी दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन जो अनीता आनंद है उनको अपॉइंट किया गया है कनाडा का न्यू डिफेंस मिनिस्टर। तो कनाडा की जो नए रक्षा मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है, किसे किया है? तो आंसर होगा अनीता आनंद को। इन्होंने रिप्लेस किया है हरजीत सज्जन, और जो हरजीत सज्जन है उनको अपॉइंट कर दिया गया है मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी का। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? हरजीत सज्जन को। अगला क्वेश्चन है फेबियो क्वांट्रारो, जिन्होंने जीता है 2021 का मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसी में सेकंड प्लेस पर डुकाटी के फ्रांसिस्को बैग्निया रहे और जॉन मिर इसमें थर्ड प्लेस पर रहे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट प्लेस। चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो सऊदी अरेबिया ने। शवकत मिर्जियोयेव दोबारा से इलेक्ट हुए हैं उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पद पर। इसके बाद द मिलिट्री ऑफ कौन सी कंट्री की मिलिट्री ने क्या करा है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री जब वो गिरफ्तार हुए उसके बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूडान। कंट्रोलर यानी कैग इंडिया के और कौन सी कंट्री के कैग है जिन्होंने एमओयू पे साइन किया है? तो दूसरी कंट्री है मालदीव। इसके बाद है रोह तू वे, ये भी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रहे। किसने एम्बेसडर राउंड टेबल फॉर डेफ एक्सपो को की अध्यक्षता करी है? तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा। NSC फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ निपुण भारत मिशन, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी को। कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक पॉडकास्ट सीरीज जिसको टाइटल दिया गया है ज़रा याद करो कुर्बानी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। रजनीकांत ने अपनी बेटी की आवाज़ में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और उस प्लेटफॉर्म का नेम रखा है हुते। किसने एक नॉलेज ऐप प्लेटफॉर्म है कंसल्ट नाम का, इसको लॉन्च किया है? नितिन गडकरी ने। कौन से स्टेट के सीएम है जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को शुरू किया है कोविड के अगेंस्ट में? केरला। कौन सा सिटी ने जीता है सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो ये जीता है किसने? कोच्चि के द्वारा इसको जीता गया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत जो वोटिंग की एज थी 21 से कम करके 18 कर दी थी? तो 61st अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड पूछा था कि जो राइट टू एजुकेशन है इसको कौन सा अमेंडमेंट के तहत लाया गया? 86 की। तो प्रणवेश मेहता एंड सुदीप्ता गोगोई, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है, बाकी स्टूडेंट ने भी अच्छा आंसर किया है। आज के क्वेश्चन देखो क्या है, इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में? सेकंड है भारत के उपराष्ट्रपति यानी हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रिजाइन्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसने 2 क्रमिक शासनों को पूरा किया है? तो उनका नाम बताना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ बने रहें, जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।